समझते हैं अगर हम मुल्क बदल लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ब्राज़ील चले जाएं, जापान चले जाएं, या दुनिया किसी मुल्क में पहुंच जाए, अगर आपकी आदतें वही रही, सोच वही रही, सुस्ती वही है, मेहनत से जी चुराते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस तरह मैंने न्यूयॉर्क में देखा, शिकागो में देखा, इवन टोरंटो में देखा। हम लोग जो सबसे सस्ता और सबसे सुस्त तरीन जॉब होती है वो क्या नाम है, आपकी कैब चलाना है। आपको कोई भी ईद बकरीद में न्यूयॉर्क, शिकागो और टोरंटो बंद हो जाता है, क्योंकि कैबी सारे हैं ही हम लोग। जी भैया, तो मैं अब थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। शुगर थोड़ी सी लो हो गई थी। मेरा एक टिपिकल नाश्ता होता है जो मैं कनाडा से लेके आया था। वैसे बुज़ुर्गों के लिए बता दूँ, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। साथ साथ हाथ से बात निकलती है। मखाने, बादाम, अखरोट, पिस्ता और खजूर। एक खजूर, 2-3 दाने, थोड़ा थोड़ा एक बाउल में जितना आ जाए। तो सुबह मुझसे खाया नहीं गया, मैंने आधा खा के, अच्छा उसको दूध में रात को भिगो देना होता है ताकि सुबह सॉफ्ट हो जाए हर चीज़। एनी हाउ, तो मैंने आधा बाउल खाया था। ऊपर से मैंने फिर शुगर की गोलियां ले ली, जो भी होता है शुगर की गोली और जो कुछ भी आए, मैं सीरियस डायबिटिक। अब थकन हो गई है तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ। ये एक किस्म का टाइम स्क्वायर है, जपाओ। जपाओ मीन जापान, पोर्चुगीज़ में जपाओ कहते हैं, जापाओ। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग। तो यहाँ में थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए और अपनी शुगर को लेवल कर लिया जाए। तो आई एम ओके। तो लेकिन मैंने ये एक सीनियर्स के लिए है, कुछ भी हो जाए अपनी मेडिसिन लेके, अपना सारा कुछ लेके निकले घर से बाहर, नहीं तो कमर इस तरह पकड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ मैंने बहुत सीनियर जापानी लोगों को देखा जिनकी उम्रें 80 से। अभी एक मैंने इंटरव्यू किया था, बड़ी भी की उम्र 85 थी और बड़े मियाँ की उम्र 80 थी। और अच्छे खासे यहाँ पर जापानी जो है ना ओल्ड एज मैंने नज़र आए हैं, एंड दे आर मूविंग। तो द मेन थिंग इज़ यू हैव टू कीप मूविंग। चले, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक लिया है तो एक वीडियो भी बना ली जाए। जी वीर, तो मैं इस वक्त लिबर्टी स्टेशन से बाहर आया हूँ और मैं थोड़ा सा इस जापानियों के बारे में बताऊँ कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। हर नए इमिग्रेंट के लिए इसके अंदर एक सबक है। तो चले वीर, मैं आगे बढ़ता हूँ इसको और आपको इन डिटेल में बताता हूँ। मैं इस वक्त ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो के मशहूर लिबर्टी इलाके, जिस तरह मैंने पहले कहा है, मैं मौजूद हूँ। अगर आप मेरे पीछे नज़र आने वाली सड़कों, दुकानों, रेस्टोरेंटों और जापानी तर्ज के लैंपों को देखें तो शायद आपको एक लम्हे के लिए लगे कि आप ब्राज़ील में नहीं बल्कि जापान में खड़े, क्योंकि स्ट्रीट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो इनके बड़े ही खूबसूरत किस्म के लैंप और इनका बहुत ही खूबसूरत किस्म का इनकी दुकानों का स्टाइल, इनकी सजावट, इनका स्टाइल, आपको फील होगा कि आप जापान में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर हज़ारों मील दूर जापानी यहाँ कैसे पहुँचे? उन्होंने इस मुल्क में अपनी इतनी मजबूत पहचान कैसे बनाई? और सबसे अहम सवाल, एक नया इमिग्रेंट इनसे क्या सीख सकता है? देखे ना बियर, अब इस वक्त सीखने की बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत दुनिया यहाँ पर आना चाह रही है, तो यहाँ पर नए आने वाले इमिग्रेंट के लिए क्या सबक है? तो मैं आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जापानी ब्राज़ील क्यों आए। आज से तकरीबन 118 साल पहले यानी 1908 में पहली मरतबा जापानी ख़ानदान ब्राज़ील पहुँचे। इस वक्त जापान में आबादी बढ़ रही थी, ज़मीन कम पड़ रही थी, रोज़गार के मौके महदूद थे। दूसरी तरफ ब्राज़ील में काफ़ी के बड़े बड़े फार्म थे जहां मज़दूरों की शदीद ज़रूरत थी। इसलिए हज़ारों जापानियों ने अपना वतन छोड़ा और एक नई ज़िंदगी की तलाश में ब्राज़ील का रुख किया। लेकिन उनका सफ़र हरगिज़ आसान नहीं था। मुश्किलात क्या थी सोचिए, ना ज़बान आती थी। तो आजकल बियर जिस तरह जो हर एक को, क्योंकि ब्राज़ील आने का मतलब है कि यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज, आप नहीं चल सकते यहाँ पर। अगर आपको इनकी मकामी सकाफ़त का नहीं इल्म, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ना आपका कोई रिश्तेदार है और आप आ रहे हैं बिल्कुल लिमिटेड सरमाए के साथ। आज इन दुकानों को देखिए, आज ये देखें आप। मैं जब यहाँ चल फिर रहा था तो आई वॉज स्टंट एंड सरप्राइज्ड। यहाँ पर अगर आपको होमलेस नज़र आ रहे थे तो आपको जापानीज एक आदि मुझे वो होमलेस नज़र आया। यहाँ पर मोस्टली जो थे
लोकल पोर्चुगीज जो थे वो थे। तो ये लोग जो थे, ना जिनके पास सरमाया था ना ही कोई आसान रास्ता। उन्होंने खेतों में सख्त मेहनत की, कई कई घंटे काम किया, गर्मी भी बर्दाश्त की, बारिश भी और मुश्किलात भी। बहुत से लोग नाकाम हुए, कुछ वापस जापान चले गए, लेकिन अक्सरियत ने हिम्मत नहीं हारी। फिर कामयाबी कैसे मिली, यहीं से असल कहानी शुरू होती है। वो थी नज़्म ज़ब्त। उन्होंने वक्त की पाबंदी की, अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, ईमानदारी से कारोबार किया, फजूल खर्ची से बचते रहे। जो कमाते थे उसका एक हिस्सा बचाते थे, फिर दोबारा कारोबार में लगाते थे। यहाँ पर आप चले जाए अंदर जाके, इन दुकानों में जब मैं गया था तो मैंने देखा था सारी दुकानों में हार्डली कोई पोर्चुगीज, मोस्टली जो थे वो जापानियों की दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन थी। आज जापान किन कारोबारों में, अगर हम लेबर डेट की सड़कों में जिस वक्त इस वक्त मैं यहाँ पर फिर रहा हूँ तो आपको जापानी कम्युनिटी की मेहनत हर तरफ नज़र आएगी। मैंने यहाँ पर इससे एसडी कार्ड मांगा था और ये एसडी कार्ड लेके आई है, और ये तकरीबन जो था 180 रियास का, 180 रियास का था, और मुझे जो है ना वो काफ़ी महंगा लग रहा था। यहाँ पर आपको जापानी रेस्टोरेंट मिलेंगे, एशियाई सुपरमार्केट्स मिलेंगी, किताबों की दुकानें, काफ़ी शॉप, मेडिकल क्लिनिक, तालीमी अदारे, दरामद और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार। और ब्राज़ील की ज़राअत में भी जापानी कम्युनिटी का बड़ा किरदार रहा है। सिर्फ छोटे कारोबार ही नहीं बल्कि बहुत से जापानी ख़ानदान आज बड़ी कंपनियों, सनतों, यूनिवर्सिटियों और तहकीक के शोबों में भी नुमाया मकाम रखते हैं। लिबरडेट कहते हैं, ये दादे कहते हैं। मुझे इसका सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन जब तक किसी पोर्चुगीज से सही तरीके से नहीं पूछूंगा तो मुझे पता नहीं लगा। मैं जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, ये सारा जो है लिबरडेट का है, बिल्कुल मेट्रो से सटा हुआ इलाका है। अभी देख रहे हैं सारा कारोबार और सारी जो भी दुकानें मोस्टली इन्हीं की हैं। ये सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि एक सकाफती मरकज़ है। यहाँ जापानी त्यौहार होते हैं, जापानी ज़बान सिखाई जाती है, जापानी खाने दुनिया भर से लोग अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ ब्राज़ीलियन भी आते हैं, सयाह भी और जापानी नस्ल के लोग भी। और मैं स्पेशली, मुझसे बहुत मिस हुआ है क्योंकि मैं इन डिटेल इसको नहीं देख पाया, जिसका मुझे अफसोस रहा। आखिरी दिन मेरा इरादा था लेकिन मैं उस तरफ चला गया था, जो एक और चर्च था उसकी तरफ चला गया, तो उसकी भी वीडियो आएगी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। शौरमा के चक्कर में उस तरफ निकल लिया था। तो नए इमिग्रेंट्स के लिए इसमें 10 सबक हैं। अगर कोई पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी या दुनिया किसी और मुल्क से ब्राज़ील आता है तो वह जापानियों से क्या सबक सीख सकता है। पहला सबक, शिकायत कम, मेहनत ज़्यादा। दूसरा सबक, आपको मकामी ज़बान हर हालत में सीखनी होगी। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम देसी लोग जो है ना बहुत बिहाइंड है, वक्त की पाबंदी। चौथा सबक, पहले बचत करें फिर खर्च करें। और इसमें पांचवा जो लेसन है इसके अंदर, छोटा कारोबार भी इज्जत का काम है। छठा सबक, बच्चों की तालीम पर समझौता ना करें, किड्स एजुकेशन। कानून की मुकम्मल पाबंदी करें। आठवां सबक, अपनी साख बनाएं क्योंकि एतमाद सबसे बड़ी दौलत है। और इसमें 9th लेसन जो मैंने देखा, वहाँ पर मकामी लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम करें। 10वां सबक, कामयाबी एक दिन में नहीं आती, बस उसके लिए बरसों मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है। आज एक अहम हकीकत यह है कि आज दुनिया भर में जापानी कौम की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जापानी है, बल्कि इसलिए जहाँ भी गए उन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी, सफाई, नज़्म ज़ब्त और बेहतरीन रवैये से लोगों का दिल जीता। और मैं कह सकता हूँ कि ये देख लें लिबरडेट का जो ये जापाओ, या ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में इसको जापाओ कहते हैं। बट द थिंग इज़, मैं जापान और वहाँ के लोगों का, मुझसे लोग पूछते हैं कि व्हाट यू से अबाउट जापानीज और व्हाट यू से अबाउट द लाइफ इन टोक्यो। मैं कहना दैट्स यूनिक। पूरी दुनिया को एक तरफ रख दें और जापानियों को एक तरफ रख दें। जो उनके अंदर डिसिप्लिन है, जो सिविक सेंस है, सबसे बढ़कर किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कौम के अंदर जो मेन चीज़ है वो उसकी सिविक सेंस है। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। तो मेरा इसके सिलसिले में एक ज़ाती पैगाम यही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, मैं एक ही बात ज़रूर कहूँगा। बहुत से लोग समझते हैं अगर हम मुल्क बदल लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ब्राज़ील चले जाएं, जापान चले जाएं, या दुनिया किसी मुल्क में पहुँच जाए, अगर आपकी आदतें वही रही, सोच वही रही, सुस्ती वही है, मेहनत से जी चुराते हैं और शॉर्टकट ढूंढते हैं। इस तरह मैंने न्यूयॉर्क में देखा, शिकागो में देखा, इवन टोरंटो में देखा। हम लोग जो सबसे सस्ता और सबसे सुस्त तरीन जॉब होती है वो क्या नाम है, आपकी कैब चलाना है। आपको कोई भी ईद बकरीद में न्यूयॉर्क, शिकागो और टोरंटो बंद हो जाता है क्योंकि कैबी सारे हैं ही हम लोग। आसान जॉबों से कोई आपको मलेशियन या जापानी कैब चलाता वक्त शायद ही मिलेगा।
तो हमें जो है ना सुस्ती से निकलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, वक्त की हमें कदर करना सीखनी होगी, हमें ज़बान सीखनी पड़ेगी, कानून का एहतराम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया कोई मुल्क आपकी तरक्की नहीं, अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं तो दुनिया का कोई मुल्क जो है ना हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। आखिर में मैं यही कहूँगा, मुल्क बदलने से किस्मत नहीं बदलती, आदतें बदलने से किस्मत बदलती है। जापानी ने ब्राज़ील आकर शिकायतों के दफ्तर नहीं खोल ले, उन्होंने अपना किरदार, मेहनत, तालीम, नज़्म ज़ब्त और ईमानदारी से अपनी तकदीर खुद लिखी है। चले व्यूअर, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नए इमिग्रेंट्स तक ये पैगाम पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलें व्यूअर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।